नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, उसी के अनुरूप आज मैं स्टेज सेकंड की फर्स्ट क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और अपनी इस फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, वह रहेगा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया शब्द कहते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में क्रिया और उसके विभिन्न भेद है वो पढ़े हैं, उसी की जैसे ही अपन इंग्लिश में वर्ब की एक छोटी सी परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे और फिर इसके जो विभिन्न अलग अलग जो रूप है उनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। The words that denote एक्शन, यानी वे वर्ड्स, वे शब्द जो एक्शन को डिनोट करते हैं, यानी कार्य को बताते हैं या कार्य के करने के भाव को व्यक्त करने वाले जो शब्द है वे वर्ब कहलाते हैं। वर्ब किसी भी भाषा की मूल इकाई है, क्योंकि वर्ब के बिना किसी भी भाषा का अस्तित्व नहीं हो सकता। भाषा की मूल इकाई की होने के नाते ये अपने आप में एक शब्द होकर भी वाक्य का पूर्ण भाव देती है। जैसे शब्द है गो, गो अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन अगर किसी वाक्य में वर्ब नहीं है तो उसका अर्थ नहीं हो सकता। तो अब अपन वर्ब के जो विभिन्न रूप है उनका अध्ययन करेंगे। पहले अपन वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक है हेल्पिंग वर्ब, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा इसका रूप है या इसका भाग है जिसको अपन कहेंगे मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया के रूप में काम आती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, और वह मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी फिर आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मॉडल वर्ब और दूसरा है प्राइमरी वर्ब। मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब। अब मॉडल वर्ब की बात करें तो मॉडल वर्ब मुख्य कौन कौन सी है उनको देखें। मॉडल वर्ब के अंदर कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 है प्योर मॉडल वर्ब। ध्यान रखें, प्योर मॉडल वर्ब की संख्या है 10, और इस प्योर मॉडल के अलावा नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये ऑक्सिलरी वर्ब है।
लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये प्योर मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग कभी कभी नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह ही किया जाता है, तब ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब का काम करती है। और यूज्ड टू शब्द है, यूज्ड टू है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसलिए नीड, डेयर और यूज्ड टू, इन तीनों को मार्जिनल वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिनल वर्ब कहा जाता है, जिसके अंदर ought to और used to दो जो जिनके पीछे टू लगा है, इसलिए इनको टू इंफिनिटिव वर्ब कहेंगे। टू इंफिनिटिव वर्ब। देखिए टू इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी है? जिनके साथ टू जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें, वो टू इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है। अपने इसमें नीड टू, डेयर टू और यूज्ड टू, इन तीनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए अपन तीनों को ही पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारी टू इन्फिनिटिव वर्ब है, उनको भी देखेंगे। इसलिए इन वर्ब के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी वी फर्स्ट, टू इन्फिनिटिव वर्ब है, इन वर्ब के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। अगर टू इन्फिनिटिव आ गया, उसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखें। जैसे यूज्ड टू है, यूज्ड टू का मैं प्रयोग करके आपको बताऊं। यूज्ड टू, यूज्ड टू इसका प्रयोग पास्ट टाइम की हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। अगर आपको नहीं दिखा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यूज टू का प्रयोग पास्ट टाइम की जो हैबिट्स है, जो वर्तमान में नहीं है, उनको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे I used to help him। इस वाक्य के अंदर टू इन्फिनिटिव यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है, और यूज्ड टू के इन्फिनिटिव वर्ब की वजह से जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि यूज्ड टू और उसके बाद रिक्त स्थान दे दिया जाता है और वर्ब की फॉर्म पूछी जाती है। तो ध्यान रखें, जहाँ पर टू इन्फिनिटिव वर्ब आ गई है तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है ही यूज्ड टू
sleep at the office. He used to sleep at the office. वह ऑफिस में सोया करता था, जो अब नहीं सोता है। तो ये पास्ट टाइम की हैबिट है, उसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है डेयर। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत या साहस। वाक्य में प्रयोग करें तो he dared to write a letter. उसने एक लेटर लिखने की हिम्मत की। तो यहाँ डेयर का प्रयोग हो गया। जैसे इसका दूसरा वाक्य है हाउ यू डेयर्ड टू टेक माई कार। हाउ यू डेयर टू टेक माई कार, तुमने मेरी कार लेने की हिम्मत कैसे की। क्वेश्चन मार्क आएगा। हाउ यू डेयर्ड टू टेक माई कार। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर मॉडल वर्ब और मार्जिनल वर्ब आती है तो मॉडल वर्ब पर नंबर, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट के चेंज होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी वाक्य के अंदर नंबर चेंज हो गया, पर्सन चेंज हो गया या ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो भी जो मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज है वह नहीं होगा। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब, प्योर मॉडल वर्ब है उनमें कैन के। कैन जो मॉडल वर्ब है उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है और किस प्रकार से इनका प्रयोग होगा, उनको अपन एक एक करके देखेंगे। पूरे विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि विभिन्न प्रकार की या विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम गैस कर सकें, समझ सकें। मॉडल वर्ब की इसकी फर्स्ट लेकर चलेंगे कैन। कैन का अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग वर्तमान समय में पावर एबिलिटी एंड कैपेसिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे
आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 किलोग्राम उठा सकता हूँ, 50 किलोग्राम वजन उठा सकता हूँ। तो वहाँ पर बात की जा रही है पावर की। किसकी बात की जा रही है? पावर की। ये सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य पावर है कि वो 50 किलो मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। दूसरा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है। तो इसको ये इसकी एबिलिटी हो गई। अगला वाक्य है ही कैन बाई रेंज रोवर, यानी पहले के अंदर तो शारीरिक शक्ति को दिखाया गया है, पावर को दिखाया गया है। दूसरे के अंदर मानसिक योग्यता है, एबिलिटी है, उसको दिखाया गया है। और तीसरे के अंदर जो कैपेसिटी है उसको दिखाया, यानी सामर्थ्य उसको दिखाया गया है। तो इस प्रकार से तीनों अलग अलग वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो पावर है वो फिजिकल हो सकता है और इकोनॉमिकल भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कैन का प्रयोग परमिशन देने या न देने के लिए किया जाता है। अगर परमिशन मांगी जाए और परमिशन दी जाए या न दी जाए तो कैन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे परमिशन कोई मांग रहा है या जिसको परमिशन दे रहे हैं, जैसे यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो यहाँ परमिशन दी है, परमिशन देने के संदर्भ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है यू कैनॉट या कांट एंटर द रूम, तुम रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ परमिशन न देने के संदर्भ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें कैन की, तो अगला जो कैन का प्रयोग है वो है कैन जो सैद्धांतिक संभावना है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे सैद्धांतिक संभावना है, कैन का प्रयोग सैद्धांतिक संभावना के लिए, जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। यहाँ सैद्धांतिक संभावना बनती है कि कितना ही कोई भी बड़ा व्यक्ति हो तो उससे भी गलती हो सकती है। तो सैद्धांतिक संभावना दर्शाने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का अगर पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक,
तो ये हो गया। नेक्स्ट कैन का प्रयोग है वो कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन के लिए, यानी आप किसी दोस्त से निवेदन कर रहे हैं और वहाँ संभावना है कि वो आपको जो निवेदन कर रहे हैं उसके लिए मना नहीं करेगा, तो वहाँ भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो यहाँ संभावना बनती है कि जो पेन मांगा है उसके लिए मना नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसे दोस्ताना जो निवेदन उसके लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कुड, दूसरी जो मॉडल वर्ब है कुड। कुड का प्रयोग पास्ट टाइम की पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी जो पावर है, एबिलिटी है और कैपेसिटी है वो पास्ट टाइम में थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही कुड फाइट विद बुल when he was young, he could fight with bull when he was young, जब वह यंग था तब वह बुल से फाइट कर सकता था। ये पहले की है, पास्ट टाइम के योग्यता है, उसकी पावर है, उस पावर को दिखा रहा है, लेकिन वर्तमान में वो पावर नहीं है, तो पास्ट टेंस में होगी, इसलिए इसका कुड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कुड का जो प्रयोग है वह औपचारिक निवेदन के लिए, यानी औपचारिक है जहाँ करना आवश्यक होता है, तो वहाँ भी कुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कुड आई टॉक टू मिसेज शुक्ला, क्या मैं मिसेज शुक्ला से बात कर सकता हूँ? वहाँ औपचारिकता है, इसलिए वहाँ भी कुड का परमिशन मांगने के लिए भी जहाँ औपचारिकता होती है वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखें, कैन
वह कुड के साथ एबल का प्रयोग न करें। कैन और कुड है, इनके साथ एबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे he cannot be able to come tomorrow। ये वाक्य है, तो इसके देखिए कैन भी आ गया इसमें, कैन और एबल दोनों आ गया, तो ये वाक्य गलत हो गया, ये वाक्य गलत है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, he is unable to come tomorrow। देखिए, तो अगर कोई भी वाक्य आता है जिसमें कैन और कुड का प्रयोग हो और उसके साथ एबल का अगर प्रयोग होता है, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसको अगर शुद्ध करके सही करके लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ही इज अनेबल टू कम टुमारो। अब नेक्स्ट जो अपना मॉडल वर्ब है वो है मे। मे का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा ये अपन देखते हैं। मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता दर्शाने के लिए किया जाता है। अनिश्चितता यानी संभावना है लेकिन निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, तो ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, संभावना है लेकिन निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, तो ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है मे का प्रयोग विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। आपने इसका बहुत बार प्रयोग किया है। जैसे ही आप क्लास के अंदर एंटर करते हैं और गुरुजी क्लास में बैठे हैं तो आप सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे। मे आई कम इन सर, आप विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वहाँ भी मे का प्रयोग किया जाएगा। विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी है वो मे को मैं पढ़ते हैं, वहाँ मे आई कम इन सर, जो बिल्कुल गलत है। मैं नहीं होता, मे होता है, मे आई कम इन सर। नेक्स्ट है
मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। ऑप्टेटिव यानी जहाँ पर किसी को ब्लेस किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को कहेंगे। आप ध्यान रखें, सेंटेंस को लिखते समय सावधानी बरतें। सेंटेंस की स्पेलिंग है SENTENCE। सेंटेंस यानी वाक्य होता है। इसमें अगर आप टी के बाद एक की जगह ई कर देते हैं तो इस वाक्य शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है। सेंटेंस में ये सेंटेंस, दोनों को सेंटेंस पढ़ा जाता है। सेंटेंस करता होता है वाक्य, और अगर ई लगा दिया तो सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा सजा। ठीक है, तो लिखते समय ध्यान रखें। कई बार ये भी पूछा जाता है कि वाक्य जो शब्द है, शब्द में किस भाग में गलती है। नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 4 और 5, और फिर पूछा जाता है ए बी 1 2 3 4 में कौन से में गलती है। तो आपको शब्दों का भी ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द है उनका विशेष ध्यान रखें। तो मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे आप किसी के पास जाते हैं और आपसे बड़े हैं, रेस्पेक्टेड है, तो आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद जो वाक्य हैं, मे यू लिव लॉन्ग। अगर आप किसी मंदिर में ये जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, तो वो अगर पढ़े लिखे ग्रेजुएट है तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन तो इस प्रकार से ये मे का प्रयोग हो गया। एक और स्थिति बनती है जहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको इधर लिख दूंगा। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लें, क्योंकि मिटाने के बाद आपको फिर दिक्कत आएगी, इसलिए। नेक्स्ट मे का जो प्रयोग है, प्रेजेंट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ रहा है वह कनेक्टिव्स के रूप में दैट so that या in order to का प्रयोग हो रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा।
जैसे we eat so that we may live। इस प्रकार का वाक्य आता है, सो दैट से जुड़ रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वी ईट और वी मे लिव, और इनको सो दैट जोड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में दैट, सो दैट या इन ऑर्डर टू का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उसमें मे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट जो है मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट वीडियो में करवाई जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।